complaint against Mr. Rahul Gandhi for physical assault and incitement. हमने श्रीमान राहुल गांधी जी के खिलाफ दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, उनके द्वारा शारीरिक हमला और उकसाने के लिए। और जो हमने कंप्लेंट दर्ज कराई उसमें हमने विस्तार में बताया है ये शारीरिक हमला करना और उकसाने का काम उन्होंने किया है। हमने सेक्शन 109, 115, सेक्शन 117, सेक्शन 125, सेक्शन 131 और सेक्शन 351 के अंतर्गत उनके खिलाफ कंप्लेंट FIR। आप भी जान रहे बाबा साहब के अम्बेडकर को जिस तरह से अपमानित अमित शाह ने किया, उसको इशू को डाइवर्ट करने का एक षड्यंत्र है। अब देश की जनता बेवकूफ तो है नहीं कि जो ये पिक्चर दिखाएंगे वही पिक्चर देश की जनता देखेगी। बिल्कुल, ये सारे डाइवर्जनरी टैक्टिक्स है, लेकिन एक ही बात पे आना चाहता हूँ। मुझे नहीं लगता राहुल जी डरते हैं, मुझे लगता कोई हम डरते हैं। हम सभी पे दर्ज कीजिए, कोई डरता नहीं है। हमारी मांग यही है कि गृह मंत्री जी इस्तीफा दे, क्योंकि उन्होंने महामानव डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान किया। एक बात तो हमें और आपको ये समझनी चाहिए, मैं पिछले कई वर्षों से और खासकर उत्तर प्रदेश में देख रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत सोचा समझा मॉडल है कि वो पहले अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करते हैं, गैर कानूनी काम करते हैं, और अगर आप उसमें विरोध करने आते हैं तो प्रशासन से, शासन से आपके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। जितने केस लगाने मेरे ऊपर लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। मैं नहीं डरता, मैं बीजेपी से नहीं डरता, मैं RSS से नहीं डरता। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जितने केस लगाने 24 लगाए, 25 लगाए, 25 और लगा दो। प्रणाम सर। स्पीकर पे लगा दो। स्पीकर करना। प्रणाम सर, मुकेश लाल। सर ठीक है, अभी भी चक्कर सा आ रहा है, घबराहट सी हो रही है। नहीं, पूरी केयर करना, जल्दी बिल्कुल मत करना और सारी ट्रीटमेंट लेना। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक। प्रणाम सर। नमस्कार दोस्तों, राजनीति देश की बदल रही है। देश में सियासत करने के तौर तरीके भी बदल रहे हैं। इस भारत देश के भीतर सत्ता के गवर्नेंस के तौर तरीके बदल रहे हैं और आपसी टकराव भारत देश की राजनीति के भीतर, सत्ता और विपक्ष के भीतर कई मौकों पर कई बार देखा गया है। लेकिन शायद आजादी के बाद भारत देश के संसदीय इतिहास के किसी भी पन्ने को पहले आपने इस रूप में कभी देखा नहीं होगा जैसा वर्तमान समय में हो चला है, मौजूदा वक्त में हो चला है। क्या भारत देश की राजनीति एक झटके में करवट ले रही है, या फिर राजनीतिक सत्ता इस भारत देश के तमाम संस्थानों को अपने मुट्ठी में, अपनी हथेली में दबोच चुकी है और उसके जरिए वह जैसा चाहती है ठीक वैसा पाठ इस भारत देश के भीतर गवर्नेंस के आश्रय किसी को भी पढ़ाया जा रहा है? जी नहीं, बात तो अब उससे आगे की होती है, क्योंकि भारत देश की राजनीति के भीतर सत्ता और विपक्ष के टकराव के बाद विपक्ष के नेता के खिलाफ FIR का दर्ज हो जाना, ध्यान दीजिएगा, FIR का दर्ज हो जाना और FIR दर्ज होने से पहले अलग अलग मुद्दों के आश्रय अलग अलग तरीके से उसी नेता की घेराबंदी करना, आखिर संसद की सदस्यता को छीन लेना, दिल्ली के भीतर सरकारी आवास को उससे बेदखल कर दिया जाना और करीब करीब 2 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज करवा दिया जाए एक ही नेता के ऊपर, और सारे मुकदमों से देश की आम जनता का कोई लेना देना न हो, बल्कि सत्ता इस बात को बर्दाश्त कर पाने की स्थिति में मौजूदा समय में है ही नहीं कि उससे सवाल आखिर कौन करेगा, और सवाल अगर कर रहा है तो फिर क्यों करेगा। और वहीं दूसरी ओर विपक्ष के नेता के तौर पे कहे, या फिर कहे कि कांग्रेस पार्टी के नेता के तौर पे कहे, या फिर कहे एक सांसद के तौर पे, या फिर इस भारत देश के भीतर लोगों से जुड़े हुए मुद्दों को लगातार संसद से सड़क तक जिक्र करते हुए, लोगों के बीच ये सवाल खड़ा करते हुए, उठाते हुए कि आप मेरे खिलाफ चाहे जितने भी मुकदमे लगा दीजिए, लेकिन मैं डरूंगा नहीं आपसे। ये डरूंगा नहीं का जो शब्द है वो शायद भारत देश की राजनीति के भीतर किसी सांसद, किसी पार्टी प्रेसिडेंट या किसी विपक्ष के नेता के तौर
पर बोला गया शब्द शायद सत्ता के उस तानाशाही को बार बार कहीं ना कहीं आंख दिखा देता है, जिसमें अगर मामला सुप्रीम कोर्ट तक अगर पहुंच जाए तो फिर वो मामला सत्ता के हाथ से निकल जाता है साहब। यानी ये कहे कि इस भारत देश के भीतर न्यायपालिका, इस भारत देश के भीतर की नौकरशाही, इस भारत देश के भीतर ब्यूरोक्रेट्स, इस देश के भीतर संसद कैसे, पार्लियामेंट कैसे चले, इस देश के भीतर मीडिया का कैसे पूरा कामकाज सत्ता के अनुकूल हो, सब कुछ आपके आंखों के सामने इस दौर में दौड़ रहा है। आप देख रहे हैं, आज लगता है कि बात शुरुआत तो इन्हीं तमाम बातों को लेकर के करनी चाहिए, क्योंकि एक तरफ एक नेता जो लगातार देश की आम जनता के बीच जाकर के आखिर ये क्यों कह रहा है कि मैं डरता नहीं हूं, मेरे खिलाफ चाहे जितने भी मुकदमे आप लगा दीजिए लेकिन मैं आपसे डरता नहीं हूं। देखिए एक पल के लिए। जितने केस लगाने मेरे ऊपर लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, मैं नहीं डरता। मैं बीजेपी से नहीं डरता, मैं आरएसएस से नहीं डरता। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जितने केस लगाए, 24 लगाए, 25 लगाए, 25 और लगा दो। देख लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जरिए मोदी समुदाय को लेकर के अदालत का दरवाजा भारतीय जनता पार्टी और संघ ने, आरएसएस ने खटखटाया। सावरकर का जब जिक्र हुआ, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने यानी संघ ने दरवाजा न्यायपालिका का खटखटा दिया। इसी समय में देश के गृह मंत्री अमित शाह का नाम जहां पर लिया गया, वहां पर भी रिपोर्ट दर्ज करवा दी गई और एक के बाद एक लगातार करीब करीब 24 मामले विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ आकर के खड़े हो गए और ऐसे में अब 25वां मामला भी सामने आया है। जी हाँ, ये 25वें मामले के भीतर जो धाराएं विपक्ष के नेता राहुल गांधी के ऊपर लगाई गई है, उस धाराओं के जरिए अगर सजा हो जाए तो फिर विपक्ष के नेता राहुल गांधी 1-2 नहीं बल्कि करीब करीब 10 साल से ज्यादा जेल के भीतर रहेंगे और 10 से ज्यादा समय तक जेल में रहने के मतलब ये होगा कि चुनाव लड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि कानून बना हुआ है 2 साल से ज्यादा अगर सजा आपको हो जाती है तो फिर आप ऐसे में आप चुनाव लड़ नहीं सकते, सरकारी घर आपको मिलेगा नहीं, संसद की सदस्यता आपकी छिन जाएगी। तो फिर जिन आरोपों की नई फहरिस्त, पुराने आरोपों के अक्ष तले अगर आप देखना, समझना, परखना चाहते हैं आज के दौर में, तो एक पल के लिए केवल इतना आप ध्यान दे लीजिए कि आखिरकार 2 साल का सजा का ऐलान किस अदालत में इससे पहले मोदी शब्द के जरिए किया गया था राहुल गांधी के खिलाफ, जो 5 साल के बाद जब फाइल खुली और कुछ ही दिनों के भीतर नहीं बल्कि कहे कि केवल 2 दिनों के भीतर 48 घंटे के भीतर सजा सुना दी गई और वो सजा सुनाने के 48 घंटे के बाद 24 घंटे के भीतर संसद की सदस्यता छीन ली गई और उसके बाद अगले ही यानी 20 से 22 घंटे के भीतर सरकारी आवास भी छीन लिया गया राहुल गांधी से। नया मामला संसद भवन के परिसर का होता है। उस संसद भवन के परिसर के भीतर जहां पर एक समय में आतंकवादी हमला हुआ था, तो उसके बाद वहां पर व्यवस्था नई पार्लियामेंट के भीतर यह कर दी गई कि कोई भी कोना ऐसा ना हो संसद भवन का जो निगरानी में ना हो। ठीक है, यानी संसद भवन की चाक चौबंद व्यवस्था सीसीटीवी कैमरे के जरिए होगी। विपक्ष के नेता मौजूदा समय में राहुल गांधी हैं संसद के भीतर और सीसीटीवी कैमरे ने जो संसद भवन के भीतर घुसने का जो मुख्य द्वार है ना, उस द्वार की रिकॉर्डिंग नहीं की सीसीटीवी कैमरा या फिर पुलिस ने या दिल्ली पुलिस ने, जो कि इस भारत देश के गृह मंत्री के अधीन दिल्ली पुलिस आती है, यानी गृह मंत्रालय के अधीन दिल्ली की पुलिस आती है, उस दिल्ली पुलिस के साथ ऐसा कोई सबूत ही नहीं है सिवाय इस बात के कि एफआईआर कॉपी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सौंप दी गई है, एफआईआर दर्ज करवा दी गई है और उनके नेता ने बताया कि हमने कौन कौन सी धाराएं लगाई है विपक्षी नेता राहुल गांधी के ऊपर, और उन धाराओं के ऊपर जो आधी दर्जन से अधिक धारा जो लगाई, जिसमें धारा 351 351 यानी क्रिमिनल इंटिमिडेशन, इसमें 10 साल की सजा हो सकती है। इसके अलावे भी तमाम सारे धारे लगाए, कहीं पर 3 साल, कहीं पर 3 महीने, कहीं 10,000 रुपए, इस तरह की धाराएं लगाई गई है। लेकिन इस सजा को लेकर के क्या ये मतलब और मायने है कि दिल्ली पुलिस बिना सबूत के, वह भी भारत देश के विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी की जो मौजूदगी है संसद भवन के भीतर, उसके खिलाफ केस दर्ज कर सकती है। एफआईआर दर्ज कर लिया गया, उसके बाद सबूत की मांग नहीं हो रही है और ऐसे में सत्ता ने इस दौर में सबूतों का जिक्र बिल्कुल भी नहीं किया। लेकिन क्या कुछ कहा, आज लगता है इस बात को भी आपको थोड़ी सी बात को सुनना चाहिए और इस बात से ही शुरुआत करनी चाहिए। देखिए थोड़ा। कंप्लेंट अगेंस्ट मिस्टर राहुल गांधी फॉर फिजिकल असॉल्ट एंड इंसाइटमेंट। हमने श्रीमान राहुल गांधी जी के खिलाफ दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, उनके द्वारा शारीरिक हमला और उकसाने के लिए
और जो हमने कंप्लेंट दर्ज कराई उसमें हमने विस्तार में बताया है। ये शारीरिक हमला करना और उकसाने का काम उन्होंने किया है। हमने सेक्शन 109, 115, सेक्शन 117, सेक्शन 125, सेक्शन 131 और सेक्शन 351 के अंतर्गत उनके खिलाफ कंप्लेंट। सुन लिया आपने, ठीक ही सुना है। आईपीसी की धारा 109, आईपीसी की धारा 115, आईपीसी की धारा 117, आईपीसी की धारा 125, आईपीसी की धारा 131, आईपीसी की धारा 351। आपने सुना? यानी इतने सारे लब्बो-लुबाब ये होता है कि विपक्ष के नेता जो राहुल गांधी है, उनकी सदस्यता अब पार्लियामेंट्री तौर पे न बचे, आने वाले समय में वो देश में चुनाव न लड़ सके और सियासी तौर पर सत्ता इस संदेश को कन्वे करवा दे पूरे देश के भीतर कि दरअसल उसके ऊपर कोई हमला इस भारत देश के भीतर न तो शब्दों के आश्रय और न ही खुद अगर वह किसी भी विरोध को रोकना चाहे इस दौर में, तो उस विरोध को रोकते हुए भी इस दौर में वो बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं करेगी और देश के कानून उसी के मुट्ठी में, उसी के हाथ में है। कानून की ये परिभाषा संसद भवन के भीतर वह भी विपक्ष के नेता राहुल गांधी के तौर पर, अगर राहुल गांधी के खिलाफ अगर एफआईआर दर्ज हो चुकी है, इसके मतलब और मायने आज के दौर में बहुत कह सकते हैं एक सामान्य नागरिक से लेकर के और संसद भवन के भीतर बैठे तमाम विपक्ष के सांसदों के जहन में अब ये बात कहीं ना कहीं दौड़ने लगेगी कि क्या सच में सत्ता और सरकार से टकराना इस दौर में जोखिम भरा है, सीधे जेल जाना है। ये मुश्किल सवाल आपको जरूर लग सकता है, लेकिन ये एफआईआर सत्ता के गले की फांस कहीं ना कहीं बन गई है, क्योंकि बिखरता हुआ इंडिया गठबंधन अब फिर से एकजुट हो गया है। क्योंकि बिखरते हुए इंडिया गठबंधन के साथ कोई मुद्दा बचा नहीं था। चुनावी हार के बाद जो हरियाणा के विधानसभा चुनाव, अब महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जीती, सारे विरोध के जैसे ईवीएम मशीन चुनावी प्रक्रिया पे सारे विरोध आकर के अटक गए थे। लेकिन ऐसे में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संविधान और आरक्षण से निकलते हुए बात अगर सांसदों की सदस्यता तक को लेकर के अगर आ जाए और ऐसे में सांसदों को मिला विशेषाधिकार भी सत्ता के सामने कोई इस दौर में मायने नहीं रखता है, अगर ये संदेश पूरे देश के भीतर अगर फैल जाए, तो उसके बाद कमोबेश इस भारत देश के भीतर विपक्ष के हर नेता को एक बात तो जरूर समझ में आ गया कि दरअसल वैचारिक तौर पर और सियासी तौर पर यानी राजनीतिक तौर पर अपनी राजनीतिक जमीन, अपने सियासी जमीन को बचाने के लिए या फिर चुनाव के भीतर अपनी जीत को बरकरार करने के लिए विपक्ष अगर जरा सा भी बिखरा, तो फिर ऐसे में जब वह चुनौती सत्ता को देगा, तो सत्ता उसके प्रतिकूल जो भी कार्रवाई करेगी वो उसका अपना राजनीतिक जीवन वहां पर बच ही नहीं पाएगा। शायद इसीलिए विपक्ष के नेता राहुल गांधी के टेस्ट केस को अगर इस दौर में आप ध्यान दीजिए, ईडी ने 5 दिनों तक करीब 50 घंटे विपक्ष के नेता जो राहुल गांधी है उनसे पूछताछ की, लेकिन गिरफ्तारी नहीं की गई। उन 5 दिनों में जो राहुल गांधी से सवाल जवाब किया गया, वो ईडी सामने सवाल जवाब को नहीं ला पाया। नेशनल हेराल्ड का केस पूरे जिस तरीके से बनाया गया, उसको लेकर के अदालत, कोर्ट केवल नई तारीख देने के अलावा उसके अलावा कुछ कर ही नहीं पाई। और इन तमाम बातों के बाद, चाहे वो राजीव गांधी फाउंडेशन का सवाल हो या फिर इस दौर में आप ध्यान दीजिएगा अलग अलग मुद्दों के आश्रय जो गांधी परिवार को लगातार घेरने के सवाल हो, या फिर एक बड़ा सवाल हर किसी के मन में एक जरूर आ सकता है कि रॉबर्ट वाड्रा को लेकर के, क्योंकि अब तो उनकी पत्नी यानी ये कहे कि प्रियंका गांधी वाड्रा भी संसद के सदस्य हैं, संसद के भीतर आ चुके हैं, चुनाव जीत करके आई है। अब 2013 के चुनाव प्रचार के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितनी बार रॉबर्ट वाड्रा का जिक्र किया था, दामाद कहते हुए जिक्र किया था। आपको ध्यान होगा जो घपले घोटाले में कितने जीरो लगा दिए जाए, इस बात का भी जिक्र किया था। ये आप सोशल मीडिया पे जाके अभी भी देख सकते हैं कि करीब 36 रैलियों के भीतर, खास करके हरियाणा के रैलियों के भीतर, खास करके हरियाणा के 2013-14 का जिक्र हम कर रहे हैं अभी, जब लोकसभा के चुनाव प्रचार चल रहे थे हरियाणा के भीतर। उस समय, उससे पहले जब आप चले जाइएगा जिस समय में मनमोहन सिंह की सरकार देश केंद्र में थी, 2010 से लेकर के 2013 के बीच में जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, करीब करीब 9 बार उस समय में खुलेआम खुले तौर पे कहा गया कि सत्ता में आएंगे तो फाइल खोल देंगे। रॉबर्ट वाड्रा का फाइल आज तक मोदी खोल नहीं पाए। कौन सा आरोप लगा, वो जेल में क्यों नहीं है, सत्ता ये बात बताना ही नहीं चाहती है। और इसी प्रक्रिया के तहत का विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के साथ आज के दौर में जो कुछ भी हो रहा है, क्या वो सियासी चुनौती, राजनीतिक चुनौती अपने बूते, अपने विचारधारा या अपनी राजनीति के जरिए विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक बड़ी रेखा इस दौर में नहीं खींच दी है?
और तमाम सारे राजनीतिक पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी, चाहे समाजवादी पार्टी हो, अखिलेश यादव की पार्टी हो, चाहे आरजेडी हो, तेजस्वी यादव की पार्टी हो, या उद्धव ठाकरे की शिवसेना हो, चाहे डीएमके स्टालिन साहब हो, हर कोई सामने आकर के बोल रहा है, अरविंद केजरीवाल हो, ये सब आके कह रहा है कि पूरा का पूरा खेल उन तमाम मुद्दों से भटकाने का है जिस मुद्दे के आश्रय विपक्ष सत्ताधारी दल को घेरना चाह रही है। तो क्या ऐसे में ये आरोप, ये एफआईआर एक ऐसी परिस्थिति को जन्म दे रहा है मौजूदा समय में, जहां पर इस भारत देश के भीतर पुलिस भी, दिल्ली पुलिस भी एफआईआर की कॉपी ले लेगी लेकिन सबूत नहीं खोजेगी। संसद भवन के भीतर सीसीटीवी कैमरे से क्या वो सबूत को गायब कर दिया गया है, या सीसीटीवी कैमरा था ही नहीं? अगर सबूत किसी मामले में नहीं है तो फिर ऐसा कौन सा देश का नेता होगा जो कल को भारतीय जनता पार्टी से जाकर टकराएगा तो उसका राजनीतिक जीवन इस दौर में बच पाएगा या फिर नहीं बच पाएगा? शायद ये आप पे छोड़ते हैं। यही वो सवाल है ना जिसमें पहली बार हर विपक्षी पॉलिटिकल पार्टी सामने आकर के आज बोलने पे मजबूर हो रहा है कि हम इस परिस्थिति को अब तो समझ ही गए हैं और ये जो कुछ भी हो रहा है ये शायद भारत देश की राजनीति इतिहास में पहली बार हो रहा है। जी हाँ, देखिए, आप भी जान रहे बाबा साहब के अंबेडकर को जिस तरह से अपमानित अमित शाह ने किया, उसको इशू को डाइवर्ट करने का एक षड्यंत्र है। अब देश की जनता बेवकूफ तो है नहीं कि जो ये पिक्चर दिखाएंगे वही पिक्चर देश की जनता देखेगी। बिल्कुल, ये सारे डाइवर्जनरी टैक्टिक्स है, लेकिन एक ही बात पे आना चाहता हूँ, मुझे नहीं लगता राहुल जी डरते हैं, मुझे लगता है कोई हम डरते हैं। हम सभी पे दर्ज कीजिए, कोई डरता नहीं है। हमारी मांग यही है कि गृह मंत्री जी इस्तीफा दे, क्योंकि उन्होंने महामानव डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान किया। एक बात तो हमें और आपको ये समझनी चाहिए, मैं पिछले कई वर्षों से और खासकर उत्तर प्रदेश में देख रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत सोचा समझा मॉडल है कि वो पहले अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करते हैं, गैर कानूनी काम करते हैं, और अगर आप उसमें विरोध करने आते हैं तो शासन से, शासन से आपके खिलाफ कार्रवाई कर। सुन लिया, इस दौर में हर कोई समझ रहा है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री साहब, देश के प्रधानमंत्री जो है ना नरेंद्र मोदी जी, वो नहीं समझ रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री उस रास्ते पे निकल पड़े हैं क्या जहां पर वो इस बात को जान गए कि सियासी तौर पर उनके लिए अब देश के भीतर सत्ता कितना महत्वपूर्ण हो गया है, और इस देश की लाइफलाइन जो संविधान के जरिए चेक एंड बैलेंस का जो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका और चौथे स्तंभ मीडिया के जरिए जो पैदा करती है ना, उसको अपने मुट्ठी में कर लो, अपने हाथ में ले लो। कि कोई आसान सा चीज इस देश के भीतर नहीं है कि 2 सांसदों को लेकर के दिल्ली की राम मनोहर लोहिया अस्पताल के भीतर उनको भर्ती, आईसीयू के अंदर भर्ती करवा देना, और एक एक करके देश के बड़े बड़े कैबिनेट मिनिस्टर उनसे जाकर के लगातार मुलाकात कर रहे हैं, और जो कोई भी बाहर निकलता है और इसी बात का जिक्र करने लगता है कि देखिए ऐसी परिस्थिति आ गई, और विपक्ष के नेता राहुल गांधी यानी कांग्रेस के नेता केवल राहुल गांधी सबके जहन में आ रहा है। और यह भी भारतीय जनता पार्टी आज के दौर में जानती समझती है कि उसकी जीत केवल एक ही चेहरे के आश्रय आकर टिकी हुई है। इस संघ परिवार को भी पता है, बीजेपी को भी पता है कि वर्तमान समय में नरेंद्र मोदी साथ की जोड़ी सियासी ताकत उनको देती है, और यही वह बड़ी कारण है जिसके भीतर पहली बार खुलेआम, खुले तौर पर अस्पताल के भीतर मुकेश राजपूत हो सांसद हैं, चाहे प्रताप सारंगी हो वह भी सांसद हैं, दोनों से बड़े बड़े नेता तो संवाद करते हैं, बनाते हैं, प्रधानमंत्री टेलीफोन करते हैं। यानी एक तरफ ये कहे कि सांसद महोदय आईसीयू के भीतर भर्ती है, उनका इलाज चल रहा है, देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मोबाइल के अंदर फोन जाता है आईसीयू के भीतर, वो फोन उठाते हैं, बातचीत करते हैं। दरअसल पूरी प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी के भीतर विपक्षी पॉलिटिकल पार्टी से हट करके राहुल गांधी के खिलाफ एक पूरी की पूरी व्यू रचना है, एक गोलबंदी है, एक नैरेटिव सेट किया गया है। और इसमें कोई अचरज आपको नहीं होना चाहिए कि जब कोई राजनीतिक पार्टी भारत देश के भीतर तमाम छोड़ दीजिए चंद चेहरों के आश्रय, मौजूदा समय नरेंद्र मोदी और अमित शाह के आश्रय अपने राजनीतिक सांसों को गिन रहा हो एक एक करके, उसको समझ जरूर आ गया कि अगर सत्ता डगमगाई तो इस दौर में सब कुछ एक झटके में छिन जाएगा। और सत्ता के शीर्ष पर काबिज व्यक्ति को लगता है कि अगर सत्ता नहीं रहेगी तो शायद वो लगातार जिन तमाम सारे फाइलों को खोलते हैं उन तमाम फाइलों में कूड़ा नजर आता है, तो फिर उनकी फाइल जब खुलेगी तो फिर आने वाले समय में उनका क्या हश्र होगा। इसीलिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह इसमें कोई कोताही बरतते नहीं है, मोबाइल फोन लगाते हैं, बातचीत करते हैं, वो बातचीत रिकॉर्ड भी कर ली जाती है। आईसीयू में सीसीटीवी क्या, संसद भवन में सीसीटीवी कैमरा नहीं होता है, लेकिन उसके अंदर आईसीयू के अंदर जो कैमरा होता है मोबाइल फोन होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सांसद का कितना फिक्र है। यानी संसद भवन के भीतर जो कुछ भी हुआ, संसद के भीतर जो विपक्ष जिन मुद्दों को लेकर के विरोध कर रहा है इस भारत देश के भीतर में, संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनको जिस तरीके से टीका टिप्पणी के दायरे में घसीट दिया गया अमित शाह के द्वारा, और इस दौर में जो विपक्ष अडानी मामले को भी लेकर के उठाना चाहता है, संसद के भीतर बात करना चाहता है, चर्चा करना चाहता है, सारे मामले एक झटके में दरकिनार। एक सांसद प्रताप सारंगी से हालचाल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानना चाहते हैं, वो क्या कुछ बात करते हैं वो भी आपको हम सुनाएं। उससे पहले 2-3 बातें आपके अपने मन में जरूर रख लीजिएगा। दिल्ली के भीतर इस भारत देश के किसान 700 से ज्यादा देश के किसान शहीद हो गए दिल्ली के भीतर। एक बार किसी भी सत्ताधारी दल के नेता की तरफ से उस किसान परिवार को नहीं गया, बिल्कुल भी नहीं गया। आपको ध्यान होगा कि आप ही तो देश के भीतर अनाज उगाते हैं, आपका हालचाल जान ले, बिल्कुल भी नहीं हुआ ऐसा। एक बार भी फोन कॉल से हालचाल जानने की स्थिति भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता के अंदर नहीं आई। 1 साल के बाद ये कहते हुए उन कानून को वापस ले लिया गया कि लगता है हम आपको समझा नहीं पाए और हम ये कानून को वापस ले रहे हैं, जिसको संसद के भीतर नहीं पास हो गया था संसद के भीतर। ठीक है, यूपी का चुनाव था, वापस तो लेना ही था। इससे ज्यादा सत्ता की क्या ही बोले। इस भारत देश के भीतर एक के बाद एक लगातार वंदे भारत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखा देते हैं। उस पूरे कालखंड के दौरान करीब करीब रेलवे की ऐसे 22 यानी 22 घटनाएं होती है, कई सारे मौतें भी होती है, लेकिन एक टेलीफोन किसी के घर नहीं जाता, कहीं भी नहीं जाता इस भारत देश के भीतर में। आपको बता दें, जो पश्चिम बंगाल के भीतर कोलकाता के भीतर जिस तरीके से, जिस अंदाज में वहां पर एक महिला डॉक्टर मोमिता जो उनके साथ रेप हुआ, फिर उनकी हत्या कर दी गई। इस देश के भीतर ने अलग अलग तरीके से देश के भीतर छात्रों ने पेपर लीक से लेकर के हर मामले को लेकर के आंदोलन बार बार किया। इस भारत देश के भीतर किसी भी घटनाक्रम को लेकर के जो आपको लग रहा हो कि ये गैर कानूनी तरीके से काम हुआ, उसकी मौत हो गई, वहां पर सत्ता का कोई टेलीफोन अगर एक गया हो, या फिर अब बताइएगा, फिर उसको ध्यान आप करके दिखाइएगा। अगर आपको लगे कि नहीं ऐसा कोई फोन कॉल नहीं गया है, तो फिर आप इस फोन कॉल के देखिए जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूछ रहे हैं आईसीयू के भीतर अपने सांसद का हाल देखिए जरा। प्रणाम सर। स्पीकर पे लगा ठीक है सर। प्रणाम सर, मुकेश कैसी है भाई तबीयत? सर ठीक है, अभी भी चक्कर सा आ रहा है, घबराहट सी हो रही है। नहीं, पूरी केयर करना, जल्दी बिल्कुल मत करना और सारी ट्रीटमेंट लेना। ठीक है सर, ठीक। इस बातचीत को देखकर सुनकर कम से कम 3-4 बड़े सवाल तो आपके मन में जरूर उठने चाहिए। इस भारत देश के भीतर सत्ता का अपना कानून, अपनी संसदीय व्यवस्था इस भारत देश की संसद को चलाना चाह रही है। यानी ये कहे कि देश के लोकतंत्र का मंदिर भी सत्ता अनुकूल होना चाहिए, ये संदेश है पहला। दूसरा मैसेज, इस भारत देश के भीतर संविधान के जरिए जिस तमाम सारे कानून के राज्य का सवाल होता है, उस तमाम सारे कानून के राज्य में सबूत क्या इस दौर में मायने रखता है या फिर नहीं रखता है, या फिर सत्ता द्वारा पेश कोई भी कागज अपने आप में अगर कानून बन जाता है और इस भारत देश की तमाम संस्थाएं उसके सामने नतमस्तक हो जाती है। ये शायद एफआईआर दर्ज और दिल्ली पुलिस उनकी पूरी पहल से आप समझ सकते हैं कि आखिर ये क्या कुछ खेल हो रहा है वर्तमान समय में सत्ता के द्वारा और दिल्ली पुलिस के द्वारा। और संसद भवन के भीतर और बाहर जो सत्ता की तमाम सारे पहल है सियासी तौर पर, राजनीतिक तौर पर, वो पहल आपको बताने के लिए, दिखाने के लिए काफी है कि अगर इस समय में सत्ता ने ठान लिया तो इस देश के भीतर आम जनता तो दूर की बात है, वो विपक्ष के नेता, चाहे जिसे जनता ने चुन करके भेजा है अपनी बात को संसद भवन के भीतर रखने के लिए। और इस बार तो भारतीय जनता पार्टी के पास केवल 240 सांसद है लोकसभा के भीतर, और बाकी सांसद जो 240 से ज्यादा जो हैं वो बीजेपी के नहीं हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के 240 सांसद, यानी ये कहे कि सत्ता के भीतर भारतीय जनता पार्टी का बने रहना तमाम घटनाक्रमों को एक साथ आपकी आंखों के सामने रख सकता है, चाहे वो हम महाराष्ट्र के भीतर सरकार गिरा करके फिर से सरकार बनाना हो, या फिर बिहार के भीतर नीतीश कुमार को और चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश में उन दोनों का समर्थन लेना हो, और संयोग ऐसा हो कि आज ही के दिन वर्ल्ड बैंक ने
विश्व बैंक ने $800 मिलियन आंध्र प्रदेश के नई राजधानी अमरावती के लिए पैसा जारी कर दिया है, $800 मिलियन। और आज ही के दिन बिहार के भीतर अडानी ग्रुप पहुंचता है और उसने वहां पर हजारों करोड़ रुपए नई योजनाओं को लगाने का ऐलान कर दिया है। मालूम है आपको, यानी समर्थन दीजिएगा तो सत्ता चला पाइएगा, अन्यथा नहीं चला पाइएगा। ये भारत देश की राजनीति के भीतर मौजूदा समय में संसद से निकल करके राज्यों की राजनीति और विधानसभा को भी उसी दायरे में ला करके खड़ा कर रही है जो पहले इससे पहले असंभव सा लग रहा था। वहीं पर अगला सवाल एक और है कि इस भारत देश के संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हो, या फिर इस भारत देश के पहले देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू साहब हो, या फिर ये कहे कि इस भारत देश के राजनीति को साधने समझने वाले जो भी प्रक्रिया बीते 75 सालों के भीतर में हुआ है, उन तमाम सालों के बाद मौजूदा समय में सब एक झटके में बेईमानी हो गई और राजनीतिक सत्ता चलती है और चलाई कैसे जाती है, ये सब कुछ खुले आंखों से आप देख सकते हैं। आखिर क्यों मायने नहीं रखता है, उसका कोई ठोस कारण तो नहीं, लेकिन एक ठोस सियासत, एक ठोस राजनीति वर्तमान समय में इस भारत देश के सामने रख दी गई है, आपके सामने रख दी गई है, आपको इसको मानना पड़ेगा। वहीं पे अंतिम सवाल और सबसे महत्वपूर्ण और बड़ा सवाल, देश की आम आदमी का मुद्दे, देश की आम जनता से जुड़े हुए मुद्दे, जनता की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक परिस्थितियों से मुद्दे, तमाम सारे मुद्दे इस दौर में सरकार के लिए कुछ भी मायने नहीं रखता है। इस देश के भीतर कॉर्पोरेट का नेटवर्थ और सत्ता का कॉर्पोरेट से नजदीकी, उस नजदीकी से आश्रय इस देश के भीतर ब्लैक मनी, काला धन या कॉर्पोरेट पॉलिटिकल फंडिंग के आश्रय, चाहे वो आरबीआई हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, उनका विरोध भी इस दौर में कोई मायने नहीं रखता है। अगर अपनी रास्ते पर सरकार अगर निकल पड़ी तो फिर सब कुछ उसके अनुकूल इस देश के भीतर होना ही चाहिए। ये इलेक्टोरल बॉन्ड के भीतर भी नजर आया था और एक के बाद एक सुप्रीम कोर्ट के चौखट के ऊपर इस भारत देश के भीतर जितने तमाम सारे मामला कुछ इस तरह से पहुंचा जो सरकार और सत्ता के प्रतिकूल था, उसके भीतर देश के सर्वोच्च न्यायालय तक से राहत जो है ना सत्ता को ही मिला। और अजीबोगरीब परिस्थिति इस देश के भीतर राजनीतिक सत्ता को चलाने को लेकर के मौजूदा समय में कहीं ना कहीं हो गया है। तो यहीं पर एक अंत में छोटा सा सवाल आपसे है कि क्या इस भारत देश के भीतर बदलती हुई राजनीतिक परिस्थितियां और ऐसे में राजनीतिक गवर्नेंस को चलाने के तौर तरीके देश के भीतर पहली बार आपको चेता रही है खुलेआम, खुले तौर पर ना तो इस देश के भीतर विपक्ष, न ही विपक्ष का कोई नेता, ना कांग्रेस सरीखी कोई पुरानी पार्टी, ना ही छत्रकों की कतार इस देश के भीतर, ना ही इस देश से भारत में आम लोगों से जुड़े हुए मुद्दे और न ही इस देश के भीतर सारे कानून अपने अनुकूल करने की परिस्थितियों का विरोध कोई भी इस दौर में मायने बिल्कुल ही नहीं रखता सत्ता के लिए। और ये मैसेज, ये संदेश खुलेआम, खुले तौर पर इस दौर में ज्यादा बड़ा होने लगा है क्योंकि संसद भवन भी अनिश्चित काल के लिए आज ही के दिन खत्म हो गई है। यानी ये कहे कि अब नए साल यानी 2025 में बजट के मौके पर 1 फरवरी को आपकी मुलाकात होगी जिसमें कि इस देश के भीतर किस मद में कितना पैसा दिया जाए, राज्यों को कुछ सौंपा जाए या नहीं सौंपा जाए, या फिर जो सियासत राजनीति साधते रहे हैं वो अब इस दौर में चेत जाए। क्योंकि इस समय में आज आपको एक और मामला बता दिया, केस राहुल गांधी के खिलाफ जो हुआ उसके बारे में, कुल 25 केस विपक्ष के नेता राहुल गांधी के ऊपर है इस दौर में है। और विपक्ष के कोई भी नेता खड़ा होकर के इतना तो कहे कि वह राहुल गांधी से ज्यादा ताकतवर है इस दौर में, सिवाय इसके वो अगर कुछ बोल पाए कि मौजूदा समय में राजनीतिक सत्ता सबूतों को छुपाती है और देश के कानून को अपनी मुट्ठी में करती है और देश के लोकतंत्र के मंदिर और उसके परिसर के भीतर यानी पार्लियामेंट, संसद के भीतर के अलोकतांत्रिक परिस्थितियों को लोकतंत्र के कवायद बताते हुए दिल्ली पुलिस में एफआईआर दर्ज करवा देती है और हर कोई केवल एक टक लगा करके देखता रह जाता है, कुछ उखाड़ नहीं पाता है। इन हालातों में देश की आम जनता सरकार के लिए मायने रखती है या नहीं रखती है, जनता के नुमाइंदे मायने रखते हैं या नहीं रखते हैं, ये समझ शायद संसद भवन के भीतर से अगर निकल पाए, ये इस दौर में आप मान करके चलिए या फिर ये कहे कि इसी उम्मीद में कम से कम आप खुद को ठान लीजिए। देखते रहिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।